एक गांव में बहुत गरीब जनता रहती थी और उसी गांव में उन पर राज करने वाला एक महाजन भी रहता था। कभी वो भी साधारण और गरीब हुआ करता था, पर छल, कपट, सूदखोरी और ठगी के बल पर धीरे धीरे वो गांव का सबसे बड़ा आदमी बन गया था। उसके पड़ोस में एक किसान रहता था जो जीवन भर गरीब ही रहा। बेटा, बेटी, बहू और पत्नी भी छीन जाने के बाद वो धन के साथ साथ सुख शांति से भी निर्धन हो गया था। एक एक करके सभी सगे संबंधी संसार छोड़ गए थे। अब उसके जीने का एकमात्र सहारा उसकी जमीन थी। वो जमीन जिस पर वो खेती कम और अपने बैलों को चराने का काम ज्यादा करता था। उसके पास अब केवल एक बूढ़ा बैल बचा था। उसका जोड़ीदार वर्षों पहले उसी खेत में हल चलाते चलाते मर गया था और किसान ने अपने परिवार के सदस्यों की तरह उस बैल की भी चिता उसी खेत में जला दी थी। लोग कहते थे कि उस खेत में कोई रहस्य है। कोई कहता था कि वो किसान के खून पसीने की ताकत है। कोई कहता था कि उसके परिवार वालों की चिताओं की राख ने मिट्टी को वरदान दे दिया है। कारण चाहे जो भी हो, इतना निश्चित था कि उस खेत का चारा कभी नहीं सूखता था। भयंकर सूखे में भी वहां हरियाली लहलहाया करती थी। दूर दूर के गांव के पशु भी उसी खेत में चरने आते थे। किसान की जमीन चारों ओर से जमींदारों, साहूकारों, महाजनों और तालुकेदारों की जमीनों से घिरी हुई थी। सभी उस खेत को खरीदना चाहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर वे उस मिट्टी का मूल्य अदा नहीं कर सकते थे जो किसान के लिए उसकी अंतिम आशा और उसके परिवार की अमूल्य निशानी थी। महाजन कई बार उसके पास आए। जमीन मुझे दे दे, वे कहते। जितनी कीमत मांगेगा उतनी दूंगा, और मुआवजा भी, बस अपनी जिद छोड़ दे। किसान हर बार मुस्कुराकर उत्तर देता, इस जमीन का मोल अब मेरे मरने के बाद ही होगा। जब तक सांस चल रही है ये जमीन मेरी ही रहेगी। वे मौत ही है जो इसका कुछ कर सकती है। इसकी कीमत अगर कोई दे सकता है तो वह केवल यमराज ही है। यह सुनकर महाजन लौट जाते, पर हार नहीं मानते। महाजन के पास इतना धन नहीं था कि वह उस किसान की आत्मा और उसकी यादों को खरीद सकता। हाँ, उसके पास पहुंच, रसूख और ऐसे संबंध अवश्य थे जिनके बल पर वह गांव का सबसे बड़ा आदमी बन बैठा था। वह जानता था कि जहां मनुष्य का साहस नहीं पहुंचता, वहां धन की ताकत पहुंच जाती है। उसने रुपयों के बल पर काले कोट वाले वकीलों की फौज तैयार कर कोर्ट रवाना की और झूठे कागज तैयार कर रातों रात जमीन के साथ साथ कानून भी अपने नाम करवा लिया। कुछ दिनों बाद वह अपनी नई मिली जमीन के चारों ओर बाड़ लगवा रहा था। तभी वह बूढ़ा किसान वहां आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, अब ये जमीन आपकी ही हो गई है। मेरा इससे कोई नाता नहीं रहा, पर मेरी एक आखिरी विनती सुन लीजिए। मेरा बैल जब से इस खेत से दूर हुआ है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है। उसका जोड़ीदार इसी मिट्टी में सो रहा है। मुझे लगता है कि यदि उसे इस खेत का थोड़ा सा चारा मिल जाए तो शायद वह फिर से खाने लगे। यदि अनुमति हो तो मैं आपके खेत से एक बोझा चारा काट लूं। महाजन ने किसान और उसके दुर्बल हो चुके बैल को देखा। उसने मन ही मन सोचा, ये तो आज नहीं तो कल मर ही जाएगा। आखिरी इच्छा तो पूरी करनी ही चाहिए। उसने अनुमति दे दी। किसान खेत में गया। उसने जल्दी जल्दी चारा काटा और उसको एक में बोझा बांध लिया। फिर वह महाजन के पास आया और बोला, सरकार, बुढ़ापा आ गया है। ये बोझा मेरे बस का नहीं। कृपया करके इसे मेरे सिर पर रखवा दीजिए। महाजन को ये काम अपनी शान के खिलाफ लगा। वह नौकरों को बुलाने ही वाला था, पर बूढ़े की विनती सुनकर स्वयं आगे बढ़ गया।
उसने बोझे को उठाने की कोशिश की, पर आश्चर्य, जो बोझा देखने में रुई से भी हल्का लगता था, वह अपनी जगह से टस से मस न हुआ। महाजन ने फिर जोर लगाया। उसकी नसें तंग गईं, चेहरा लाल पड़ गया और माथे से पसीना बहने लगा। उसने पूरी ताकत लगा दी, पर बोझा एक अंगुल भी न हिला। उसे ऐसा लगा मानो उस बोझे में केवल चारा नहीं, बल्कि उस किसान के खून पसीने से सिंची मिट्टी, उसके पुरखों की यादें, उसकी पत्नी की चिता की राख, उसके बच्चों की स्मृतियां और उसके बैल की निष्ठा सब बंधी हुई हो। महाजन हांफने लगा। अब बूढ़ा किसान धीरे से बोला, सरकार, जब आप इस खेत के चारे का केवल एक बोझा भी नहीं उठा पा रहे हैं, तो इस पूरे खेत का बोझ जीवन भर कैसे उठाएंगे? ये शब्द सुनते ही महाजन का सिर झुक गया। उसके माथे से बहता पसीना केवल मेहनत का नहीं था, वह उसके शर्म, पश्चाताप और अहंकार के डूबने का पानी था। पहली बार उसे समझ में आया कि धन से जमीन खरीदी जा सकती है, लेकिन उससे जुड़ी यादें, बलिदान और अपनापन नहीं खरीदा जा सकता। उस दिन महाजन के धन का घमंड चूर चूर हो गया और उसने दूसरों को सताना छोड़ दिया।